पहली प्रॉब्लम जो एजुकेटर की है, जो आपके पास भी आई होगी, कि लोग टीम नहीं बना पाते हैं। और आप ये भी बताइए कि किन एजुकेटर को किस लेवल पे जाके टीम के बारे में सोचना चाहिए और कब तक अकेले काम करना चाहिए। कितने सब्सक्राइबर के बाद आपने डिजिटल इक्विपमेंट लेने का प्लान बनाया। देखो ये भी आजकल बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है कि लोग इनिशियल डेज में डिजिटल इक्विपमेंट, पैनल, कैमरा ले लेते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं और फिर बोलते हैं सर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा खरीद लो। ठीक है, और पैसा इस टाइम पे एजुकेटर कहाँ से मैनेज कर रहे हैं वो आपको अच्छे से पता है। तो आपका सजेशन कि कब आपको डिजिटल इक्विपमेंट लेना चाहिए और कैसे। हेलो चैंपियंस, माई सेल्फ प्रियेश पटेल। 2009 में हमने गांधीनगर के अंदर 6 स्टूडेंट से हमारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। बालकनी के अंदर हमने बेंचेस लगाई थी और एक छोटा सा बोर्ड लगाया था। वहाँ से आज तक की हमारी जर्नी जो रही है उसमें आज हम इंजीनियरिंग के डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को तो पढ़ा ही रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हम 5 to 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी पढ़ाते हैं इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम दोनों में। हमारी यहाँ पे गांधीनगर में टोटल 3 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें गुजराती मीडियम की जो इंस्टीट्यूट है उसका स्काई इंस्टीट्यूट नाम है, इंग्लिश मीडियम की जो इंस्टीट्यूट है उसका देव इंस्टीट्यूट नाम है, और हमारी इंजीनियरिंग की जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम प्रियसर विद्यापीठ है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रियसर विद्यापीठ नाम से ही हर एक जगह पे है, साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है वो भी प्रियसर विद्यापीठ के नाम से ही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 51,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आज हमारे साथ पढ़ रहे हैं और हमारी एप्लीकेशन पे भी 40,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। हमारी जो पूरी टीम है उस पूरी टीम में टोटल 13+ मेंबर हैं। सबका एक ही विज़न है, एक ही मोटो है कि दिन रात स्टूडेंट्स के लिए काम करना। और स्टूडेंट्स को जो टफ लग रहा है, स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं और स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट्स में दिक्कतें आती है, वो सभी सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन चीपेस्ट प्राइस में, बहुत कम प्राइस में, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में स्टूडेंट्स को कोर्स देना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और स्टूडेंट की सारी दिक्कतें सॉल्व करना। इंजीनियरिंग में एक वर्ड जो ATKT है वो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ATKT वर्ड ही स्टूडेंट को पता ही ना हो, कोई भी स्टूडेंट्स कभी ATKT से परेशान ना हो, और 11th-12th में भी JEE और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस करे, उसके लिए भी हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। तो आप सब ने इतना सारा हमें प्यार दिया है, इतना सारा हमें सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कहते हैं ना किसी अच्छी मीटिंग की शुरुआत किसी एक्सीडेंटल केस से होता है, तो ये केस कुछ वही है। बहुत पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि PTZ कैमरे के ऊपर कैसे वो वीडियो कैमरा और DSLR से अच्छा होता है। गांधीनगर से एक फ़ोन आता है और जहाँ से DSLR से परेशान होते हैं कैप्चर कार्ड से। फाइनली बहुत कन्फ्यूज़न के बाद, डिस्कशन के बाद PTZ कैमरा लेते हैं। आज 1 साल हो गया, काफ़ी सब्सक्राइबर भी सर के बढ़ गए और कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं। जब आज सर से मैं मिलने आया तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो एजुकेटर को पता होनी चाहिए। नॉट फॉर PTZ कैमरा, ये पैनल फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड। आज सर के पास लगभग 13+ लोगों की टीम है। 3000+ बच्चे लाइव रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में अलग अलग पढ़ते हैं। मैक्सिमम सर के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं एप्लीकेशन पे। सर का अपना YouTube चैनल है और गांधीनगर में एक अच्छा मुकाम सर का 11th 12th और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बीच में है। सो मिलते हैं सर से और कुछ गुफ्तगू करते हैं और कुछ पूछते हैं जो आपका अपना एक प्रॉब्लम होता है। सर नमस्ते, कैसे हैं आप बताइए। बिल्कुल सर ठीक, थैंक यू फॉर योर टाइम। और जब आपसे मिला तो जो आप डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे लगा एक हम इंटरव्यू ले लें। सर पहली प्रॉब्लम जो एजुकेटर की है, जो आपके पास भी आई होगी, कि लोग टीम नहीं बना पाते हैं। और आप ये भी बताइए किन एजुकेटर को किस लेवल पे जाके टीम के बारे में सोचना चाहिए और कब तक अकेले काम करना चाहिए। ओके, तो मैंने जब शुरुआत की थी 2009-10 में, तब मैंने जो शुरुआत की थी वो मैंने अकेले शुरू की थी। उस टाइम पे अगर मैं किसी को बोलता भी कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ तो वो लोग इतना भरोसा नहीं करते थे। सेम टू सेम यूट्यूब पे ही ऐसा हुआ था। मैंने 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर पे 2-3 लोगों से बात की थी कि चलो आ जाओ हमारे साथ में, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आप केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ाना। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा था कि भाई 3-4 सब्सक्राइबर में साथ में हम जुड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि कोई भी एजुकेटर के माइंड में फेमस होने के साथ साथ थोड़ा रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है उनके दिमाग में कि मैं टाइम देता हूँ तो चलो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ मिले। तो यूट्यूब पे अब कितना हो गया कि भाई 50,000+ पहुँचे हैं, तो सामने से बोलते हैं कि सर मैं आपके साथ जुड़ जाऊँ। फिर अलग बात है कि भाई हम रेवेन्यू का अलग बात कर लेंगे, लेकिन आपके साथ जुड़ना है। जो मेरे स्टूडेंट हैं अभी कोई अच्छी पोजीशन पे है इंजीनियरिंग में मैं मोस्टली मेरे स्टूडेंट को ही कवर अप करता हूँ, तो वो लोग तो ऐसा बोलते हैं कि सर आपके साथ जुड़ने में बहुत मज़ा आएगा। और इंजीनियरिंग में वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, एज ए टीचर जुड़ते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है।
तो टीम आप तब बनाओ कि आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हो और एक दो लोगों को आप साथ में लेकर के चल सकते हो जिनका नेचर आपसे मिल जाता हो कि भाई ये नेचर हमारे साथ में है, सबका माइंडसेट सेम है, सबको यही करना है। पहले तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि सुबह कुछ अलग करते हैं, शाम को कोचिंग करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हमने साथ में लिया था जिनका पूरा गोल यही था कि पूरी ज़िंदगी कोचिंग ही करना है, एक ही नहीं स्कूल भी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, सुबह उठेंगे 8 बजे, रात को 10 बजे सोएंगे, स्टूडेंट के साथ ही कोचिंग में ही रहेंगे। तो अगर माइंडसेट सेम है तो आप टीम में साथ में लेकर के चल सकते हो। सिमिलर माइंडसेट के, सबसे पहले कि सिमिलर माइंडसेट के हो, प्लस ये है कि आप पहले अपनी ब्रांड, अपना पीआर आप पहले जनरेट कर लो, खुद सेल्फ जस्टिफाई कर लो, तब आप टीम की तरफ चलो, ठीक है। और उस जस्टिफिकेशन में आपको कितना वक्त लगा, जैसे आपने शुरुआत कब किया और कब आपको ये लगा कि यार, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने जैसा बताया कि आपकी पूरी फैमिली गवर्नमेंट में है, तो एक प्रेशर भी होता होगा गवर्नमेंट का, और आप ऑनलाइन एजुकेशन में आए तब तो ये पता भी नहीं था कि कोविड के बाद एक बूम आएगा, तो आपके लिए भी तो बहुत धुंधला सा फ्यूचर था। तो आपने कब शुरू किया और कैसे कैसे आपका ग्रोथ हुआ? इंजीनियरिंग की जर्नी की शुरुआत 2010 से कर दी थी। जब मैं 2009 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था और मैं जब 3rd सेमेस्टर में था तभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब भगवान की दया मानो कुछ मानो 2-3 सेमेस्टर मैंने पढ़ाया और अच्छा चल गया, रिजल्ट बहुत अच्छे आए और स्टूडेंट को लगा कि भाई यहाँ से तो मेरी कॉलेज के मेरे ही जूनियर मेरे पास पढ़ने आते थे। तो धीरे धीरे वो लोग मैथ्स में आते थे, मैं एक्चुअली में इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़ाता था। फिर उन लोगों ने ऐसा बोला कि सर आप तो मैथ्स पढ़ा दोगे लेकिन बाकी के सब्जेक्ट कौन पढ़ाएंगे? तो फिर मैंने सर्चिंग करना शुरू किया कि भाई मेरे साथ जो 11th-12th में पढ़े थे ऐसे कोई बंदे हैं कि जो इसको पढ़ा सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने इंजीनियरिंग में टीम जनरेट करना शुरू की और पहले से ही मेरा गोल ऐसा रहा था कि कोई भी टीचर को मैं रखूंगा तो सैलराइज नहीं रखूंगा, क्योंकि वो जो काम करता है उसका पेमेंट उसको ही मिलना चाहिए, तो ही हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे। तो मैंने सबको पार्टनर पे ही काम करवाया कि हम लोग साथ में पार्टनर ही चलेंगे, आप लोग जो मेरे को परसेंटेज दोगे वो रेंट का है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, वो सबका देना, बाकी सब आप ही ले जाना, खाली मेरे स्टूडेंट। क्योंकि अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मान लो कि कोई ईएमई नाम का सब्जेक्ट है, अगर वो टीचर को मैं ला के नहीं लाता हूँ और वो ईएमई के लिए दूसरी जगह पे जाता है तो वहाँ पे भी मैथ्स वाला टीचर होगा ही, तो वो मेरा मैथ्स भी छोड़ के चला जाएगा, तो मेरा भी एक लॉस जाएगा। इसलिए मैंने आज तक जो काम किया है वो पार्टनरशिप पे ही किया है। मोस्टली लोग सैलराइज पे काम करते हैं, उनको रेवेन्यू भी उसमें ज़्यादा मिलता है, लेकिन कहीं कहीं रिलेशन भी नहीं बनते हैं, थोड़े पैसों की वजह से रिलेशन टूट जाते हैं और लॉन्ग टर्म स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि स्टूडेंट देख के आया होता कि भाई मैं प्रियेश सर के साथ मैथ्स पढ़ूंगा, लेकिन फिर प्रियेश सर ही नहीं रहे तो मैथ्स कहाँ पढ़ेगा। तो हम इस पे चलते हैं। तो इंजीनियरिंग में तो बहुत अच्छा हमें शुरुआत में मिला। तो हमारी टीम जो 2011 में थी 13 लोगों की, वो अभी तक कंटिन्यू है। जितने भी टीचर हैं हमारे साथ हैं, कहीं कोई गए नहीं, और धीरे धीरे हमने साथ में मिलकर 11th-12th में भी हम आ गए। और फिर 11th-12th के टाइम हमें टीम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, सब लोग साथ में ही थे, सब लोगों के अपने अपने सब्जेक्ट्स थे, तो सबने हमने 11th-12th शुरू किया और वो भी पहले से ही डिसाइड था कि पार्टनर पे ही करेंगे तो कभी कोई दिक्कत ना आए। तो वो भी हमारा 8 साल से गांधीनगर में चल रहा है और बहुत मस्त चल रहा है। कोई भी टीचर के बीच में कभी, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार कि लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि टीचर छोड़ के चला जाता है। अब टीचर छोड़ के चला गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट का हाफ ईयर पे बिगड़ता है, अपने काम किसके लिए करते हैं, ये सब सेटअप किसके लिए लगाते हैं, स्टूडेंट के लिए लगाते हैं, तो स्टूडेंट को जो देना चाहिए वो नहीं दे पाता, तो अल्टीमेटली लॉस स्टूडेंट का होता है ना, कंपनी का भी नहीं होता है। वो टीचर गया अच्छी जगह पे चला गया होगा, उसका भी लॉस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का लॉस कौन करेगा सॉल्व। तो इसलिए हमने पहले से सोचा था कि पैसे कम कमाएंगे, पैसे साइड में रखते हैं, स्टूडेंट का कुछ भला हो। कि कल उठ के स्टूडेंट याद करे कि भाई नहीं, ये टीचर ने हमें पढ़ाया था, बहुत मजा आया। तो हम एक ही मोटो पे चलते हैं कि स्टूडेंट का कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो एक दो चीज़ें क्लियर हुई कि अगर आपको आगे जाना है और स्ट्रांगली आगे जाना है तो सबसे पहले वैल्यूज़ पे फोकस करना पड़ेगा। जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनके लिए सीरियस नहीं होंगे तो फिर प्रोफेशन आपके लिए सीरियस नहीं होगा, आपके टीम मेंबर आपके लिए सीरियस नहीं होंगे। तो यानी कि आपके जितने भी स्टेप्स रहे हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक हुए हैं, क्योंकि भाई अगर हमारे बीच में कुछ ग्लिचेस होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों का भी क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इस माइंडसेट से आपने शुरू किया। अभी अपने कितने सब्सक्राइबर हैं सर? 51,000 से ज़्यादा। तो अच्छा, आप एक बताइए, कितने सब्सक्राइबर के बाद आपने डिजिटल इक्विपमेंट लेने का प्लान बनाया? देखो ये भी आजकल बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है कि लोग इनिशियल डेज में डिजिटल इक्विपमेंट, पैनल, कैमरा ले लेते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं और फिर बोलते हैं सर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा खरीद लो, ठीक है। और पैसा इस टाइम पे एजुकेटर कहाँ से मैनेज कर रहे हैं वो आपको अच्छे से पता है। तो आपका सजेशन कि कब आपको डिजिटल इक्विपमेंट लेना चाहिए और कैसे?
अगर आप ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो, ऑफलाइन आपके अच्छे खासे स्टूडेंट है, 30+ 40+ स्टूडेंट है, तो आप डिजिटल पैनल बोर्ड ले सकते हो। वहाँ पे तो आपके कैमरों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट को रिकॉर्डेड भी देना चाहते हो तो ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पैनल उसमें तो ले ही लो। मैं तो ऑफलाइन में सजेस्ट ऐसा ही करता हूँ कि पैनल ले लेनी चाहिए। अगर आपका गोल है इंजीनियरिंग क्लासेस करना है तो, अगर आपका ऐसा है कि भाई क्लासेस खोल लिया चलेगा तो ठीक है, वरना बंद करके कहीं पे जॉब कर देंगे तो मत लो। क्योंकि मैंने ऐसे टीचर भी देखे हैं जो मेरी पैनल देख के पैनल ले ली, फिर 1 साल के बाद मेरे को कॉल आता है कि भाई कोई है लेने वाला, अगर कम पैसों में ले लेगा तो भी मैं दे दूंगा। किसी का देख के कॉपी मत, क्योंकि जितने भी एजुकेटर आप ऑनलाइन भी देखोगे बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो अभी भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा रहे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं मानता हूँ। तो अगर आप ऑफलाइन के अंदर हो और आपको लगता है कि आपका कोचिंग सेंटर अच्छे स्टूडेंट पे है, आपको कंटिन्यू लाइफ टाइम यही करना है, तो इन्वेस्ट करो। देखो एक रूल है कि भाई आपका धंधे का पैसा धंधे में लगेगा तो धंधा आगे बढ़ेगा, ये सिंपल एक रूल है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, ये तो एक सिंपल रूल है, उस पर आपको चलना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन पे हो तो ऑनलाइन कंसिस्टेंसी मांगता है। आज यूट्यूब चैनल खोल दिया और कल बोल दे कि भाई 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, नहीं होगे, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ऑनलाइन पे आप हो तो ऑनलाइन आप धीरे धीरे जाओ। मान लो 25,000 सब्सक्राइबर, आप टारगेट रखो। मैंने ऐसे टारगेट रखे थे कि भाई मैं 20,000 सब्सक्राइबर हो गए तब पैनल ले लूँगा। मैंने दूसरा टारगेट ऐसा रखा कि 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं कैमरा ले लूँगा। तो मैं टारगेट पे चलता हूँ। इस बार भी हमने एक नया क्लास लिया था, वहाँ पे एक टारगेट लगाया था एसी लगाने में कि भाई 20 से एक स्टूडेंट बढ़ गया 21 माह तो हम एसी लगा लेंगे। 1 महीने में टारगेट पूरा, तो 21वां स्टूडेंट आया, हमने एसी लगा लिया। तो मैं ऑनलाइन एजुकेटर को ये एक चीज़ बताऊँगा कि आप टारगेट पे चलो। आप एक टारगेट बना लो कि भाई यूट्यूब पे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं पैनल बुक कर दूंगा। यूट्यूब पे मेरे 15,000 हो गए, मैं कैमरा ले लूँगा। यूट्यूब पे मेरे इतने हो गए तो मैं ये वसा लूँगा। तो ये आपको काम करने के लिए बोलेगा कि भाई काम करो, आपको ये लेना है। मेरे दिमाग में चलता ही रहता है। मैंने अभी सोचा है कि भाई मेरे 75,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर मैं वो माइक ले लूँगा। अभी मैं बोया पे चलाता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है कि भाई 75,000 अच्छा वाला माइक में ले लूँगा। तो ऐसे आप धीरे धीरे चलोगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, और आप काम करते रहोगे, एक एक गोल अचीव करते रहोगे। और बाकी जो ऑफलाइन टीचर हैं उनको तो ले ही लेना चाहिए, और उनका फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, ये कैमरे वाला क्या सीन रहा है आपके साथ? क्योंकि आपका लॉस भी हुआ इसमें, DSLR आपने लिया था फिर बेचा, फिर आपने कैमरा लिया, वो कैसा रहा? और प्लस इसको लेने के बाद आपकी जर्नी कैसी रही इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, इन टर्म्स ऑफ आप अकेले स्टूडियो मैनेज करते हैं उस केस में? कैमरा की बात मैं करूँ ना, तो यहाँ पे जितने भी टीचर मेरे साथ हमारी एप्लीकेशन में जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, हम सब लोग मोबाइल से लाइव करते थे। मोबाइल से लाइव में प्रॉब्लम आता था फोकस हट जाता था। ये निकल स्टूडेंट बहुत 150 स्टूडेंट्स एग्जाम पे टाइम पे ऑनलाइन होते हैं और वो फोकस हट जाता है, तो स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर ये फोकस चला जाता है। हमें बहुत दर्द होता है कि साला फोकस जा रहा है, 150 स्टूडेंट बैठे हैं, लाइव में है, एग्जाम का टाइम है और फोकस। तो मैं उनको वादा करता था कि नेक्स्ट एग्जाम में कैमरा आ जाएगा, लेकिन मैं कैमरा सर्चिंग में था। फिर अपने 700D से काम चलाया, लेकिन 700D में कैप्चर कार्ड नहीं लगा। तो तो लाइव जाने में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत। अब रिकॉर्डिंग के टाइम फ्लिकर्स आते थे, तो हमने फ्लिकर के लिए ट्यूबलाइट ऐड की, बहुत सारी ट्यूबलाइट्स लगाई, तो भी फ्लिकर नहीं हटे। तो यहाँ पे जो टीचर रिकॉर्ड करने आते हैं वो तो बोले हमें कैनन से नहीं करना, हम तो मोबाइल से कर लेंगे। तो वो लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते। हाँ 6,000 वाले मोबाइल में करूँगा। अब वो भी हमारा नुकसान ही जा रहा था, क्योंकि कोर्स में जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हो, एक बार आप पूरा टाइम लगाते हो, 100 रिकॉर्ड वीडियो करते हो, फिर वो दूसरी बार आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि टीचर तेरा कोर्स बना रहे हैं, सब अपने अपने मोबाइल से बना रहे हैं, हर एक ने एक एक कोर्स भी 6 महीने में बनाया, तो 13 कोर्स तो बन गए। अब उनको मैं दूसरी बार बोलूँगा कि भाई अब अच्छा वाला कैमरा आ गया, आप दूसरी बार ये बनाओ, तो कोई बोलेगा नहीं। हाँ तो फिर बहुत, तो हमने सोच लिया कि भाई लेना है। तो फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया, फिर आपके वीडियोस देखे, बहुत सारे देखे, लेकिन फिर भी मार्केट में ऐसा ही चल रहा था कि भाई बेंचमार्क तो कॉन्फ्रेंस के लिए चल, PTZ मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए चल, तो वो भी एक दिक्कत थी। लेकिन फिर उस टाइम पे आपने बहुत सारे लोगों को ये कैमरा दे दिया था, तो उनके भी रिव्यूज़ मैंने पढ़े, देखा सबको, 1-2 को तो मैंने कॉल भी कर लिया, क्योंकि पूरा मैंने सर्च किया था। लेना है तो अच्छा लेना है, एक बार लेना है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ वो सब 2-3 लोगों ने ऐसा बोला पैनासोनिक ले लो, सस्ता है, चलेगा और अच्छा है। लेकिन पैनासोनिक हमारे क्लास पे एक टीचर यूज़ करते थे, उसमें दिक्कत आती थी, कैप्चर कार्ड बिगड़ जाता था, बैटरी का प्रॉब्लम रहता था, फिर मैं अपना वो बैटरी चेंज करना पड़ता था। तो वो मैंने सोचा कि एक्चुअल में मेरे को ये स्मार्ट बोर्ड आता है, टेक्निकल का बंदा हूँ, कोई ऐसा नॉन टेक्निकल बंदा रिकॉर्ड करने आया तो उसको तो स्मार्ट बोर्ड चालू करना भी मांड आता है, वो कैमरा की जफा में कहाँ पड़ेगा। उसके लिए तो मेरे को आदमी बिठाना पड़ेगा, जो मेरे को 1 महीने में 5-6 हज़ार सैलरी का पड़ेगा। तो फिर ये बेंचमार्क का कैमरा मैंने देखा, आपके वहाँ से मैंने लिया। 25,000 26,000 जितने सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, सोच ही लिया था कि ले ही लेना है। तो अभी हमारी जर्नी पे 51+ है, और उस टाइम पे एप्लीकेशन में 5,000 डाउनलोड थी, अभी 40,000 डाउनलोड है। बहुत लाइव जाने में मेरे को 1 क्लिक से लाइव होता है।
और कोई भी टीचर, मैं यहाँ पे नहीं होता, कोई भी टीचर रिकॉर्ड करते, मैं यहाँ पे कभी नहीं होता। टीचर अकेला होता है, वो खुद रिकॉर्ड कर लेता है, कैमरा खुद सेट कर लेता है, सब कुछ खुद करके चला जाता है। आज तक एक भी टीचर ने ऐसा नहीं बोला कि प्रियेश ये कैमरा बकवास है, मेरे को समझ में नहीं आता कुछ। एक बार समझा दिया, बोल दिए, तो सब टीचर बोले बहुत ज़ोरदार कैमरा है। और इसका रिजल्ट जो आता है, 4K तो हम रखते भी नहीं, तो भी क्वालिटी जो आती है वो ज़ोरदार क्वालिटी आती है। और कभी कभी 6-6, 7-7 घंटे लाइव, कोई दिक्कत बिना लाइव अच्छे से होता है। तो और मेन तो क्या है कि भाई बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कैप्चर कार्ड का प्रॉब्लम है, सेटअप कर लिया है, खाली ऑन करो, OBS में जाओ, लाइव कर दो, काम खत्म। इजी, ये बहुत अब इजी। इससे क्या है, वेंडर को जो कमाने का मौका था, डरा के कमाते थे, सर ये हो जाएगा, ये मत लो, तो वो इजी हो गया। टीचर का पैसा भी बचा, टाइम भी बचा, और जो मैन पावर यूटिलाइज करते। तो आपके हिसाब से बेंचमार्क अभी कैसा काम कर रहा है, क्या उसका फ्यूचर है? बेंचमार्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने पैनल भी दूसरी कंपनी के थे, अभी मैं पैनल का भी बेंचमार्क का ही सोच रहा हूँ। और मैं कंपैरिजन ऑलवेज देता है, आप भी वीडियो सबके देखते हो, मैं भी कोई भी चीज़ खरीदने से पहले वीडियो देखता हूँ, पूरा एनालिसिस, हाँ पूरा एनालिसिस कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि आप सर की चैनल, आप हर जगह से एनालिसिस करो, एनालिसिस ऑलवेज करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि मैंने बहुत एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है, तो एनालिसिस करने में आप टाइम वेस्ट मत करो, आप सर के ऊपर भरोसा कर लो। क्योंकि यहाँ पे जब कभी भी आप किसी बंदे से कुछ लेते हो तो सबसे पहला ट्रस्ट करना ज़रूरी है। तो ये 1 साल में मुझे कैमरे के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं, एक दिन में उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। दूसरा दिन कभी नहीं हुआ, अलग अलग बंदे से सॉल्यूशन मिला है, लेकिन मिल गया है, कभी कोई दिक्कत मेरे को नहीं हुई। और 2-3 बार तो मेरी पैनल में भी हेल्प की है, ऐसा नहीं है कि पैनल नहीं ली तो हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, दूसरे कंपनी की पैनल है, सर के पास से तो ली भी नहीं है, तो भी सर ने हेल्प की है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पैनल में भी हेल्प नहीं की है। तो मेन क्या होता है कि कैमरा तो आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद की सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट। आपने मेरे को कॉल में एक बात बोली थी कि सर पैसा आपको इतना हम लेते हैं, तो वो नहीं है कि दे के हम भूल जाएंगे आपको। और आज पता चलता है सर सामने बैठे हैं। अगर आप सर्विस टीम नहीं रखोगे और एक प्रॉफिट मेंटेन नहीं करोगे तो आप सर्विस नहीं दे सकते। लोग क्या करते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट बेचने पे लगे हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि आपका पेन क्या है क्या नहीं है, उनको बेच दिया, बात ख़त्म। आपने भी बहुत इक्विपमेंट खरीदे होंगे, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा। सो टीम इसी निरंतर काम कर रही है। और लास्ट सर, आपका विज़न क्या है 2023 को लेके? एक टीचर का होता है ना कि हाँ ये मेरा विज़न है, ये 2023, 24, 25 में ये मेरा माइलस्टोन है, ये मुझे कंप्लीट करना है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो 2023 का सबसे पहला हमारा माइलस्टोन एक है जो हमने टारगेट बनाया है कि हमारी चैनल के ऊपर हम 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर इस साल में कवर अप कर देने वाले हैं, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। दूसरा हमारा ये भी माइलस्टोन है कि एप्लीकेशन के अंदर हमारे 50,000 प्लस डाउनलोड्स हो जाने चाहिए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा हेल्प करें। क्योंकि गुजरात में क्या हो चुका है कि इंजीनियरिंग के अंदर AT-KT बहुत आती है स्टूडेंट्स की, और मैंने ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो इस रीज़न की वजह से मैंने इतने सारे, कभी कभी तो ऐसे कॉल आते हैं, मैं बात नहीं कर सकता कि टीचर आज रिज़ल्ट आया है, मैं घर नहीं जाऊँगा। तब मैं उसको बाहर बुलाता हूँ, बिठा के समझाता हूँ, फिर उसको घर तक छोड़ाता हूँ, उसके पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि भाई आप उसको धमकाना मत, क्योंकि उनके पेरेंट्स की भी सिचुएशन ख़राब है और पढ़ा रहा है, और उनका स्टूडेंट का दिक्कत नहीं है। मैं सच बताऊँ कि यहाँ पे कॉलेज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स को पढ़ने को नहीं मिल रहा है। तो हमारा टारगेट, एक बेस्ट टारगेट ऐसा है कि गुजरात के जितने भी ब्रांचेस है इंजीनियरिंग में, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके कोर्सेज उसको एक बुक की प्राइस में मिले, तो उनको बुक परचेस करने की भी ज़रूरत ना पड़े। बुक के अच्छे अपने वीडियो पढ़े, वीडियो में से पढ़ के अच्छे SPI लाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। इसके लिए हम टीम जुटाने में लगे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स ला रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, और 11-12 पे भी हम ऑफलाइन पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ऑनलाइन पे भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी हमें बहुत बोलते हैं कि सर आप ऑनलाइन भी आ जाओ, क्योंकि रात के टाइम पे हम जब फ्री होते हैं तो हम क्या करें, अगर आप रात को भी ऑनलाइन पढ़ाओगे तो हम ऑनलाइन भी आएंगे आपसे पढ़ने, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। आपने ऑफलाइन में पढ़ा दिया, फिर रिवीजन जब करवाओगे तब रिवीजन होगा, तो उसी लेक्चर को आप 1 वीक के बाद वापस रात को पढ़ाओ, तो दूसरे स्टूडेंट को तो पढ़ेगी ही और हम भी पढ़ेंगे। तो उसका भी इस बार हम प्लानिंग कर रहे हैं। 2-3 और स्मार्ट क्लासरूम करने वाले हैं कि भाई 2-3 और पैनल लगा दें, तो 2-3 टीचर एक साथ लाइव जाना चाहे तो एक साथ भी लाइव जाए। तो हमारा सबसे पहला टारगेट 2023 में यही है कि स्टूडेंट्स को एफोर्डेबल प्राइस में अच्छे कोर्सेज मिले, स्टूडेंट उसमें पढ़ के अपना रिजल्ट अच्छा ला पाए। तो लास्ट में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। आपकी एज? 30। शादी हो चुकी है? कितना टाइम हो गया शादी को? 2 साल अभी हो गया। शादी के पहले और बाद के लाइफ में आते हैं सही में चेंजेस? शादी के बाद की लाइफ अच्छी है, पहले से सपोर्ट रहता है, कुछ भी करने से टेंशन नहीं होता है कि भाई कुछ कर रहे, पीछे एक सपोर्टिव आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, करो।
और मैं ऑलवेज लाइफ में है ना काउंटेबल रिस्क लेता हूँ कि काउंटेबल रिस्क में ज़्यादा जाओ। कुछ भी आप कर रहे हो तो काउंट लगा लो। अगर लॉस में जाओगे तो कितने जाओगे, और प्रॉफिट में जाओगे तो ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात, प्रॉफिट जितना जाए वो नहीं। लॉस में जाएंगे तो कितना लॉस में जाएंगे। सब कुछ लेने पे वही सोचा था कि भाई लॉस में जाएंगे तो कितने जाएंगे। और अगर मेरा तो क्या था कि भाई हमने तो ज़िंदगी में सोच ही लिया है पढ़ाना है। पूरा बैकग्राउंड आपने जैसे बताया गवर्नमेंट का है। पापा ने कभी कभी बोला भी था, ये लाइन है उनकी कि भाई ट्यूशन तो वो लोग करवाते हैं जिसको कुछ नहीं मिलता। वो पहले की उनकी लाइन है, 2010 की, जब मैंने शुरू किया था तब। और आपकी लाइन क्या है? अब की लाइन तो है कि भाई तू यही कर, तू कुछ मत कर, तू इसके लिए ही है। उनको बहुत ऐसा था कि तू गवर्नमेंट में जा, क्लास 1-2 बन जा, क्योंकि मैं 10 से बहुत टॉपर स्टूडेंट हूँ। 11 मेरे ऑलरेडी, आपको तो पता है कि इंजीनियरिंग मैंने टोटल 4 डिग्री ले ली है। अभी ये 5वीं PhD की इस बार मैं शुरू करूँगा। एक बैचलर है, मास्टर्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसके बाद B.Ed में यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, और M.Ed में भी यूनिवर्सिटी टॉपर। इस बार मेरा M.Ed खत्म हुआ है। तो बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है ना कि वो किसी टॉपर टीचर से पढ़ रहे हैं। अगर आप कहीं सिलेक्शन ले लेते तो आप केवल अपनी ज़िंदगी बना रहे होते। अभी आप लाखों बच्चों का ज़िंदगी बना रहे हैं और आगे और भी बनाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि एक टॉपर टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको पता है कि क्या रूट प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे वो पढ़े। तो बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा ऐसा भी था कि फैमिली के साथ रहना है। मेरा भाई तो गवर्नमेंट में है, तो उनका तो शिफ्ट होता रहता है, पहले से जूनागढ़ में, अभी जूनागढ़ है। तो मेरे को ऐसा था कि मैं फैमिली के साथ रहूँ, इसलिए मैंने गवर्नमेंट कभी चूज़ ही नहीं किया। और मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी कैलकुलेटेड रिस्क था, अगर गवर्नमेंट में नहीं जाता तो इतना पैसा जाएगा, ऑफलाइन में रहूँगा तो अपना शांति से चलेगा, उतना तो है ज़िंदगी में, कोई दिक्कत। लेकिन भगवान के दया है कि बहुत ज़्यादा दिया भगवान ने, कहाँ से कहाँ पे हम पहुँच गए। आपकी यूट्यूब की सबसे पहले पेमेंट कितनी और किस ईयर में आई थी? यूट्यूब की पेमेंट की बात करूँ तो शुरू करके बंद कर दिया था, फिर वापस शुरू किया था कोरोना में। तो 2015 के 16 में एग्जिट आई थी और 12,000 कुछ आई थी। हाँ, उस टाइम पे मेरे 2000 कितने में? 14 के 15 के आसपास आई थी। और मेरे को पता नहीं था कि $100 के बाद पेमेंट ले लेना होता है। तो वो रहता रहा। तो एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आपका कुछ पेमेंट इकट्ठा हुआ होगा, एक बार देख लेना ऑनलाइन। क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब आए थे तो ऐसा नहीं था कि पेमेंट कि भाई ग्रोथ करना है, यूट्यूब पे ग्रोथ करना। अभी भी मैं कभी रेवेन्यू जाके यूट्यूब पे नहीं देखता, मैं खाली सब्सक्राइबर देखता हूँ। रोज का डेली का टारगेट होता है, वो क्या अचीव हुआ मेरा, मैं वही देखता हूँ। तो कितना भी डेली कितना अचीव हो रहा है? हाँ, डेली सब्सक्राइबर 40-50 गेन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। 2023 में एक नया भी सोचा था कि रोज के 2 वीडियो डालूंगा, कुछ भी करूँगा, रात को लेट आया तो भी 2 वीडियो बना के सोऊंगा। और अभी तो थोड़ा ऐसा है कि वीडियो मैं बनाता हूँ, रिकॉर्ड मैं करता हूँ, एडिट भी मैं करता हूँ, अपलोड भी मैं करता हूँ, थंबनेल भी मैं बनाता हूँ, सब कुछ मैं बनाता हूँ। अभी का टाइम तो ऐसा है, तो इससे आपको और भी एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, जो यूट्यूब पे टीचिंग करते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए सो दैट उनका यूट्यूब हेल्दी रहे? यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ाते हैं उनको ब्रेक नहीं लेना चाहिए। मैंने शुरुआत करके मैंने ब्रेक ले लिया था बीच में, तो ब्रेक लेने से मेरे को पता चला कि यूट्यूब रिकमेंडेड पे वीडियो नहीं डालता। आप रोज़ एक वीडियो डालो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैंने बहुत सारे, मैं खुद की भी बात कर लूँ, कभी कभी मैं 3 वीडियो से ज़्यादा डाल देता, फिर एक वीक कोई वीडियो ही ना आए। फिर मेरी वाइफ ने मेरे को सजेशन दिया कि तुम एक दिन में 3 वीडियो बना देते हो, उससे अच्छा तुम वीडियो बना के रखो, रोज़ एक डालो। तो क्या रहेगा कि स्टूडेंट को भी लगेगा कि एक ऐसी चैनल है जहाँ पे रोज़ का एक वीडियो तो आता है। फिर मैंने उसके ऊपर वर्क किया तो मेरे को ग्रोथ ज़्यादा मिला। अच्छा, इसमें ये भी है कि कुछ वीडियोस आप बहुत मन से बनाते हो, उस पर व्यूज़ नहीं आते, ठीक है, लेकिन डेली वीडियो बनाना चाहिए, व्यूज़ आए या ना आए। हाँ, बनाना चाहिए, लेकिन आलतू फालतू कंटेंट मत डालो। फिर अगर आप पढ़ाते हो तो आप पढ़ाने की वीडियो डालते रहो कि भाई कोई एक चैप्टर पकड़ा है तो उसके वीडियो, अभी मैं गुड सेट की सीरीज़ कर रहा हूँ तो चैप्टर 1-2 खत्म कर दिया। अब मैंने सोचा है कि हर एक वीक में मैं उसके 2 लाइव करूँगा, तो इस नेक्स्ट वीक में मैं चैप्टर नंबर 3 के 2 लाइव कर दूँगा। तो थोड़ा रिसर्च भी करिए क्या नीड है, और मैंने वो भी देखा है कि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। अभी हमारे पास तो मैन पावर और थोड़े रिसोर्सेज और थोड़े पैसे वैसे सब सेट करते हैं, तो वो बजट हमने अभी नहीं किया है। लेकिन मैंने जहाँ जहाँ पे थंबनेल बाहर बनवाए हैं उस पर व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आए, लोग थंबनेल देख के वीडियोस देखते हैं। एक कहा जाता है कि एप्लीकेशन एक कोचिंग का डिजिटल कोचिंग होता है, ठीक है, अगर एप्लीकेशन नहीं होता तो आपको क्या लगता है कितना रेवेन्यू लॉस कर चुके होते आप, या रेवेन्यू बनाते ही नहीं? ये तो डिजिट सर बोलना थोड़ा मुश्किल है। एप्लीकेशन अगर नहीं होता तो इंजीनियरिंग में हम मान ले कि 10% पे आ गए होते हैं। जो गांधीनगर में हम टॉप पे है, सालों 2011 से हम टॉप पे। मैं जिस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था वो उस टाइम से पहले टॉप पे था, फिर वो सर गवर्नमेंट में चले गए, DYSP बन गए। तो मैंने तो खुद से अच्छा, मैंने तो ऐसा ही सोचता कि ये टीचर बन जाए, उनको बनना ही था, मैं तो ये बन जाए, मेरी दुआ उनके, और वो बन गए। वो मेरे खास टीचर है, अभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो बने। उसके बाद कोचिंग सेंटर में इंजीनियरिंग में गांधीनगर पे हम आए।
लेकिन कोरोना में क्या हुआ कि स्टूडेंट ने ऑफलाइन कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि भाई ये जो ऑफलाइन अगर बंद हो गया तो पैसे बंद हो जाएंगे, और मेरे जितने टीचर मेरे साथ है, मेरा तो चलो ठीक है, मेरे जितने टीचर साथ है उनका पैसों का क्या, क्योंकि वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो उनका भी घर चलता है वहाँ से, तो उनका भी अटक जाएगा। फिर मैंने 2-3 मेरे फ्रेंड्स से उनको बोला कि कुछ करना पड़ेगा। तो कोरोना के टाइम सब लोगों ने एप्लीकेशन के भाव बहुत बढ़ा दिए थे, तो भी हमने उस टाइम पे एप्लीकेशन बनाई, और यहाँ तक का मेरा 30 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन से रेवेन्यू अच्छा हुआ है, और उसमें सभी टीचर्स का भी अलग अलग शेयर्स है। ग्रेट ग्रेट। और अगर आप एप्लीकेशन नहीं बनवाते तो ये पूरा लॉस था, और प्लस जो आपका एक डिजिटल कोचिंग स्टैब्लिश हुआ वो तो बिल्कुल नहीं होता। और उस टाइम पे एप्लीकेशन में एंगेजमेंट ज़्यादा हो गया। तो अच्छा, रेवेन्यू के अलावा, कोर्स सेलिंग के अलावा एप्लीकेशन में और क्या क्या टीचर बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं? उसके अगर ऑफलाइन कोचिंग है तो मैं ऑफलाइन कोचिंग में अटेंडेंस वहाँ पे मैनेज करता हूँ, उनके मार्क अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट और पेरेंट दोनों की एप्लीकेशन होती है तो पेरेंट उसके मार्क देख सकता है। प्लस मैं मेरे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी एप्लीकेशन से लेते हैं, मतलब ऑफलाइन तो आ गए, क्लास पे एग्जाम दी, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर इसकी एग्जाम मेरे को वापस देनी है MCQ की, तो हमने वहाँ पे ऑनलाइन का भी सेटअप किया है, तो वो घर पे बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है। तो ये एप्लीकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और फ्री मटेरियल भी हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यानी एक तो मैनेजमेंट भी हो गया, एक हमारा डिजिटल कोचिंग हो गया, एड्रेस हो गया, डिजिटल क्लासरूम हो गया, फीस स्ट्रक्चर से लेके इंक्वायरी मैनेजमेंट से लेके सब हो गया। मतलब एक एप्लीकेशन समझो पॉकेट में आपकी पूरी कोचिंग है, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल सही है। ग्रेट ग्रेट। चलिए, एक एजुकेटर जो शुरुआत किया है और शादी नहीं हुई है, किस एज में शादी करनी चाहिए, और अगर टीचर है तो किस टाइप की पार्टनर होनी चाहिए? एक आपका ओपिनियन। हाँ, राइट। क्योंकि ये बहुत मैटर करता है एक पार्टनर का होना। शादी उस एज पे करनी चाहिए जब आपको ऐसा लग जाए कि भाई आप 2 लोगों का संभालने के लिए कैपेबल हो। ऐसा नहीं कि भाई 30 हो गए शादी कर लो, लेकिन करता क्या है, कुछ नहीं करता बंदा, गूगल में 2-3 ग्रुप के एडमिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद एक्चुअल में कुछ ऑफिस का एडमिन होना चाहिए। ये एक है एज एक्चुअल में कुछ होती नहीं, ये एक है। दूसरा ये है कि आप जब कोई भी आपका सामने वाला फाइंड करो आपका पार्टनर, तो वो आपके बैकग्राउंड से हो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने देखा है कि डॉक्टर है तो वो सामने डॉक्टर को ही पसंद करता है। मैं टीचिंग फील्ड में था तो मेरा तो लव मैरिज है सर। मेरी वाइफ तो ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ से हमारा लव मैरिज का हुआ है, और वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के मेरे लिए यहाँ पे आए, और उनको भी टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो उनको टीचिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उनको सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम था। तो मैंने देखा हुआ था कि मेरे को भी इंग्लिश से डर लगता है, ये इतना जोरदार हिंदी में आपके सामने बोल रहा हूँ ना, तो आज से 4 साल पहले मैं हिंदी नहीं बोल सकता था, इतना जोरदार अटक जाता था। फिर उन्होंने मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखे थे, गुजराती में बनाता था, पुराने वीडियोस आप देखोगे गुजराती के वीडियो। मेरे को एक दिन फ़ोन में बोला कि भाई तुम ये गुजरात में हो तो इसलिए गुजराती बनाते हो कि हिंदी नहीं आता तुमको? तुम पढ़ाते हो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को, 11th-12th में, उस टाइम में इंग्लिश मीडियम नहीं करता, गुजराती मीडियम करता था, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को गुजराती में क्यों बातें कर रहे हो? मैंने बोला बात तो सही है। मैंने बोला हिंदी में कहीं कहीं पे हम अटक जाते हैं तो क्या करें? तो बोले तुम मिरर के सामने हिंदी बोलो, आज से हम फ़ोन पे हिंदी में बातें करेंगे। तो मेरा अब हिंदी इतना पावरफुल हो गया ना, तो गुजराती में कभी वीडियो बनाने होते हैं ना, या फिर गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट को कभी पढ़ाता हूँ ना, तो 15 मिनट तो मैं हिंदी में बोल गया, इंग्लिश में बोल गया। फिर वो स्टूडेंट बोले कि सर ये गुजराती मीडियम का क्लास है आपका, आप क्यों हिंदी में बोल रहे हो? तब मेरे को पता चले कि बात ऐसी है। मतलब इंग्लिश के अलावा हिंदी भी एक लैंग्वेज आपके लिए टफ था जो आपने उसको इम्प्रूव किया। हाँ, क्योंकि वो ज़रूरी, मुझे अब हमारे सारे वीडियो हिंदी में ही आते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट की कमेंट अभी नहीं, कोई उस टाइम पे कमेंट भी आती थी सर हिंदी में वीडियो बनाए, क्योंकि हमें गुजराती नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो जनरल नोटिफिकेशन आती थी तो वो गुजराती में समझ नहीं सकते थे, तो ये मेरे को सपोर्ट मिला। तो पार्टनर ऑलवेज ऐसा होना चाहिए जो आपकी फील्ड का। अभी मेरी वाइफ भी फुल टाइम इसी बिजनेस के अंदर है, हमारे क्लासेस के अंदर ही है। तो आपने देखा कि एक सही पार्टनर, एक सही वेंडर, पार्टनर चाहे लाइफ पार्टनर हो और पार्टनर चाहे टेक पार्टनर हो, अच्छा मिलेगा तभी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या प्रॉब्लम है वो पहले ही आपको आगाह कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं निरंतर टीचर से मिलता रहूँगा और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, जिससे कि अगर एक टीचर भी इंटरव्यू देख के अपना माइंडसेट क्लियर कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं तो इस वीडियो का पूरा मतलब हो गया। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।